गाइस, सो वेलकम टू द राज शिवम स्टडी पॉइंट। सबसे पहले हम आप सब लोग को बताना चाहेंगे कि हमारा नाम प्रतीक पांडे है, जो कि पहली बार अभी यूट्यूब पर ये वीडियो पोस्ट करने जा रहे हैं। और आज हम इसमें इंग्लिश के चैप्टर द लास्ट लेसन की डिस्कशन करेंगे, जो कि क्लास 12th का सिलेबस है। और इस चैप्टर में सबसे पहले हम आपको बता दें कि एक बच्चा जिसका नाम फ्रांज है, मेन कैरेक्टर्स जो हैं उसमें फ्रांज जो कि स्टूडेंट का रोल किए हैं और एम एम ने टीचर का रोल किया है। जो हाउज़र हैं वो एक रिटायर्ड मेजर हैं। और इस चैप्टर में वॉर के बारे में डिस्क्राइब किया है। और वॉर फ्रांस और प्रूसिया इन दोनों के बीच में वॉर होता है, जिसमें कि फ्रांस जो है वो प्रूसिया से वॉर को हार जाते हैं। तो आइए हम आपको शुरू करते हैं इस चैप्टर को, जिसमें पहले हम पढ़ना चाहेंगे अबाउट द ऑथर। जो लोग इस चैनल में नए हैं वो लोग इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि वो हमारी नई नई वीडियोस देख सकें। देखिए, चैप्टर शुरू करने से पहले हम इसके ऑथर के बारे में जानना चाहेंगे, जो कि अल्फोंस डॉडेट जो कि 1840 में बॉर्न हुए थे और 1897 में इनकी डेथ हो गई थी। वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट, ये एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये शॉर्ट स्टोरी मतलब छोटी स्टोरियों के राइटर या कंपोज़र कह सकते हैं। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रांसो प्रूशियन वॉर। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें वॉर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, जो वॉर फ्रांस और प्रूसिया के बीच में चल रही है। जो वॉर था वो 1870 से 1871 के बीच में चली, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय द प्रूसिया। मतलब फ्रांस ने वॉर को लूज कर लिया, फ्रांस वॉर हार जाता है प्रूसिया से। लेड बाय बिस्मार्क, प्रूसिया देन कंसिस्टेड of what now are the nations of Germany, Poland, and parts of Austria. In this story, the Franc districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. So, read the story to find out what effect this had on life at school. तो आपने ऑथर के बारे में जाना, जिसमें ऑथर जो हैं अल्फोंस डॉडेट हैं, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं। और इसमें वॉर होता है फ्रांस और प्रूसिया के बीच में, जो कि वॉर 1870 से 1871 के बीच में होता है, जिसमें फ्रांस प्रूसिया से वॉर हार जाता है। तो अब आगे हम पढ़ेंगे, चैप्टर शुरू करेंगे। जैसे कि इसमें मैंने आपसे पहले ही बताया था कि मेन कैरेक्टर जो है फ्रांच, जो कि एक स्टूडेंट का रोल किए हैं। तो हियर आई जो है वो आई फ्रांच को रिप्रेजेंट करता है। ये जो आई है ये फ्रांस को रिप्रेजेंट करता है। सो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग, स्पेशली बिकॉज ऑफ एम हेमल, एंड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। मतलब कि फ्रांस कहता है कि उस दिन वो स्कूल के लिए थोड़ा लेट निकलता है और उसके अंदर एक डर बना रहता है कि जो उसके टीचर हैं एम हेमल, वो उसको डांटेंगे। और क्योंकि उन्होंने होमवर्क दिया था पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछने के लिए, एम हेमल टीचर जो हैं। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। मतलब उसने कहा कि सर ने होमवर्क दिया था पार्टिसिपल्स के ऊपर, सब लोग डिस्कस करके आएंगे, जिसमें कि मैंने उसका एक वर्ड भी नहीं पढ़ा है, उसके बारे में मैं अब तक कुछ भी नहीं जानता हूँ। फॉर अ मूवमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। मतलब उसके मन में, जैसे कि आप लोग ही स्कूल जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो स्कूल जा रहे हैं, गए तो मन नहीं किया पढ़ने का तो स्कूल को बंक कर देते हैं। ऐसा ही यहाँ फ्रांस के दिमाग में आता है कि मैं स्कूल न जाकर कहीं बाहर अपना पूरा दिन जो है वो स्पेंड कर सकूं, स्कूल न जाऊं। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। लेकिन इतनी गर्मी थी और जो बर्ड्स थी वो आवाज़, बर्ड्स का चिरपना मीन्स बर्ड का बोलना हो रहा था बहुत ही ब्राइटली। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स
and in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling. मतलब एक स्कूल से पहले ही एक ओपन फील्ड थी जहाँ पर प्रूसियन सोल्जर्स जो हैं वो ड्रिलिंग कर रहे थे, मीन्स परेड कर रहे थे। और इसमें सॉमिल जो है वो, सॉमिल जानते हैं आप किसको कहते हैं? सॉमिल वो जगह होती है जहाँ पर लकड़ियाँ काटने का काम होता है, लकड़ियों काटने वाले जगह को हम लोग सॉमिल कहते हैं। तो इसमें सॉमिल के बाद द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, जैसा मैंने आपको बताया कि प्रूशियन सोल्जर्स जो थे वो वहाँ परेड कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। मतलब वो जो फ्रांस है वो ये सोचता है कि यहाँ पर वो जाते हुए स्कूल जाते समय उसने जो देखा, जो व्यू देखा वो उसने डिस्क्राइब किया यहाँ पर कि फ्रांस जो है वो स्कूल जा रहा है और उसने देखा कि सॉमिल में लकड़ियाँ काटने की जगह, सॉमिल मतलब लकड़ियाँ काटने की जगह, सॉमिल में वो देखता है कि जो सोल्जर्स हैं वो वहाँ पर परेड कर रहे हैं, जो प्रूशियन सोल्जर्स हैं। और इसके बाद आपको आगे पढ़ाएं, लेकिन उसको बहुत ही जल्दी थी स्कूल जाने की। अब इसमें अगर हम आगे देखें तो इसमें कहा है कि व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, मतलब कि जब वो टाउन हॉल को क्रॉस करता है, देयर वॉज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। डू यू नो बुलेटिन बोर्ड का मतलब क्या है? यहाँ बुलेटिन बोर्ड होता है नोटिस बोर्ड, जिसपे कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिस या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट सरकार द्वारा दी गई नोटिस या स्कूल से द्वारा दी गई नोटिस पोस्ट की जाती है। तो फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स, द कमांडिंग ऑफिसर्स, एंड आई थॉट माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। मतलब कि वो कहता है कि पहले 2 साल में वहाँ उस बुलेटिन बोर्ड से जब भी कोई न्यूज़ मिली है तो वो बुरा ही मिला है। कभी वो लोग बैटल लूज कर जाते हैं, द ड्राफ्ट ऑफ ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, एंड आई थॉट माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग। मतलब वो सोचता है कि यहाँ से हमेशा कोई ना कोई बुरी खबर मिलती है, तो ये सब बिना वो बुलेटिन बोर्ड की तरफ जाए वो डायरेक्ट स्कूल के लिए बिना रुके स्कूल की तरफ जाने लगता है। बिकॉज ही वॉज गेटिंग लेट फॉर द स्कूल, सो ही वॉज मूविंग टूवर्ड्स स्कूल विदाउट वेस्टिंग हिज टाइम। नाउ आगे हम देखेंगे कि इसमें कहा है कि देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो। मतलब वो जितना तेज चल सकता था वो उतना ही तेज, उससे दुगना, उससे अच्छे से चलने की कोशिश कर रहा था ताकि वो टाइम से स्कूल पे पहुंच जाए और एम हैमल उसको स्कूल ना कर पाए। वो तो जानता ही था क्योंकि एम हैमल स्कूल करेंगे, क्योंकि उन्होंने होमवर्क दिया था पार्टिसिपल्स के ऊपर प्रिपरेशन करने के लिए, जो कि फ्रांस ने नहीं किया था। तो देन आई वॉज हरीड by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me। मतलब वहाँ पर एक आदमी खड़ा था जिसका नाम था ब्लैक स्मिथ वॉचर, और वो बुलेटिन बोर्ड के पास खड़ा होता है और वो उससे कहता है, फ्रांस से कहता है वो कि डोंट गो सो फास्ट बब, you will get to your school in plenty of time। plenty means before time, or you can say that according to the time or at the time, plenty means here। so जो होता है कि ब्लैक स्मिथ वो कहता है फ्रांस से कि इतना तेज न जाओ, बब मीन्स बॉय, तुम टाइम पर स्कूल पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी and reached M Hamel Little's garden all out of breath। मतलब कि वो कहता है कि फ्रांस को लगता है कि जो कि ब्लैक स्मिथ है वो इसका मजाक बना रहा है, ही इज मेकिंग फन ऑफ ही, एज मतलब कि वो उसका मज़ा ले रहा है, आप कह सकते हैं। सो वो टाइम पर स्कूल पहुंचने के लिए जल्दी जा रहा है और ब्लैक स्मिथ उसे रोक रहा है, तो उसको ऐसा लगता है कि ही इज़ टेकिंग फन ऑफ, ही इज़ मेकिंग फन ऑफ मी। So usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with
our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. मतलब जब वो स्कूल में पहुंचता है तो वो वहाँ का जो दृश्य देखता है कि वहाँ पर जो डोर हैं, जो डेस्क हैं, उसके ओपन और क्लोज करने की साउंड्स आ रही हैं वेरी लाउड, with our hands our ears over our ears to understand better, and teachers great ruler rapping on the table. मतलब जो टीचर हैं और रैप कर रहे हैं टेबल पर, और आप कह सकते हैं कि जो दरवाज़ा है स्कूल का, जो विंडोज़ हैं, उसको खोलने बंद करने की जो आवाज़ आ रही है वो बहुत ही क्लियर सुनाई दे रही है। मतलब इतना साइलेंट था, इतना मतलब स्कूल में अ, आप कह सकते हैं इतना चुप्पी हो चुकी थी स्कूल में, सभी लोग चुप थे, इतना शांति थी कि एक दरवाजे की आवाज़ तक बहुत ही क्लियर सुनाई दे रही थी। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट to my desk without being seen. But of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. अब देखिए इस पैराग्राफ में, इतने के बीच में, जो फ्रांज है वो कहता है कि जब मैं स्कूल पहुंचता हूँ तो वो पूरी कोशिश करता है कि मुझको कोई टीचर न देखे और मैं साइलेंटली, मतलब धीरे धीरे पाँव रख कर वहाँ पहुँच जाऊँ, अपनी सीट पर जाकर शांति से बैठ जाऊँ। लेकिन जब वो स्कूल में एंटर करता है तो उसको लगता है कि स्कूल इतना शांत क्यों है। समटाइम्स वो सोचता है कि एकाएक स्कूल में इतनी शांति कैसे, जैसे कि संडे मॉर्निंग में होती है। संडे को जैसा आप सब लोग जानते हैं स्कूल बंद रहता है, तो स्कूल में कोई भी नॉइज़ या कुछ ऐसा वगैरह नहीं होता है। तो वो उसको संडे मॉर्निंग से कंपेयर करता है कि लाइक अ संडे मॉर्निंग स्कूल इज़ सो क्वाइट लाइक अ संडे मॉर्निंग। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm। मतलब ये कहते हैं कि, कहता है यहाँ पर कि वो विंडो से देखता है कि जो एम हैमल हैं वो राउंड ले रहे हैं क्लास में, और उन्होंने अपना आयरन रॉड अपने आर्म से दबा कर रखा है। उसके जो क्लासमेट्स हैं वो अपने अपने चेयर पे प्रॉपरली बैठे हुए हैं। फिर आप आगे अगर आकर देखें, आगे हम पढ़ेंगे कि इसमें कहता है कि जो एम हमल है वो मूव कर रहे हैं टेरिबल आयरन रूलर। टेरिबल आयरन रूलर का मतलब एक लकड़ी के बारे में कहा गया है जो कि एम हैमल हमेशा अपने साथ लिए रहते थे। और फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। मतलब कि यहाँ पर फ्रांस कहता है कि उसको ओपन करना ही था डोर और उसको अंदर जाना ही है क्लास में। इसके पहले ही वो सोचता है कि क्लास में जाऊँगा तो एम हैमल स्कोल्ड करेंगे, ही विल आस्क मी द क्वेश्चंस अबाउट पार्टिसिपल्स। तो ये एक डर उसके अंदर बना रहता है। फिर भी वो जानता है कि मुझको क्लास के अंदर एंट्री करनी ही है। बट नथिंग हैपेंड। एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, go to your place quickly little Franz, we were beginning without you। तो जब वो क्लास में एंटर करता है तो देखता है कि एम हैमल जो कि हैं वो वहाँ पर, आप कहेंगे कि उसे फ्रांस को देखते हैं तो कहते हैं फ्रांस वेयर वर यू, मीन्स एम हैमल ये सोचते हैं कि फ्रांस वेयर वर यू, वी वर गोइंग टू स्टार्ट द लेसन विदाउट यू, प्लीज गो एंड सिट क्विकली ऑन योर प्लेस। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat his friend। मतलब कि यहाँ पर वो कहता है कि जब वो एम हैमल कहते हैं कि आप जाइए अपनी सीट पर बैठ जाइए, हम चैप्टर आपके बिना शुरू करने वाले थे, तो वो तुरंत जाता है दौड़ते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। और वहाँ वो देखता है कि नॉट टिल देन when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat his friend। मतलब वो कहता है कि एम हैमल जो थे वो अपना ब्यूटीफुल कोट पहने हुए थे, कैप्स लगाए हुए थे, शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, शर्ट लिटिल ब्लैक सिल्क कैप all embroidered that he never wore except on
इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। मतलब जब तक कोई अच्छा फंक्शन या फिर कुछ मतलब कह सकते हैं कि अच्छा, मतलब आप एग्जांपल में पार्टीज कुछ भी ले सकते हैं। तो जब कुछ अच्छा होने वाला था या फिर कुछ एमएमएल को कहीं जाना रहता था या कुछ स्कूल में कोई प्रोग्राम होने वाला, तभी एमएमएल ऐसे ड्रेसअप होते थे। शर्ट, ब्लैक सिल्क कैप एम्ब्रॉयडर्ड एंड दैट नेवर वॉर एक्सपेक्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। Beside the whole school seemed so strange and solemn, but the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his three-cornered head. अब जिसमें जो फ्रांज है वो जाता है क्लास में, बैठता है, एमएमएल को देखता है कि वो ड्रेसअप हैं, कैप लगाएं, जो कि एक फंक्शन पे या कोई प्रोग्राम में ही इतने अच्छे से ड्रेसअप होते हैं। ये सब देखने से ज़्यादा सरप्राइज उसको ये बात तो होता है देखकर कि जो पीछे क्लास के पीछे जो बैक सीट्स हैं उस पे विलेज के लोग बैठे हुए हैं, जिसमें कि ओल्ड हाउसर भी हैं विद हिज थ्री कॉर्न्ड हेड। मतलब हेड जो लगाया जाता है आपको पता ही होगा, थ्री कॉर्न हेड। द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर भी वहाँ पर उपलब्ध थे। एंड सेवरल अदर बिसाइड, मतलब गांव के कई लोग वहाँ पर बैठे हुए थे पीछे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी लोग उदास थे। एंड हाउसर हैड ब्रॉड एन ओल्ड प्राइमर, मतलब जो हाउसर था वो ओल्ड प्राइमर लेकर आया रहता है, थम्ड at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. जो जो हाउसर होता है वो एक प्राइमर लेकर आया रहता है, thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. ठीक, अब आप इसमें देख सकते हैं कि while अगले टॉपिक पे अगले पॉइंट में देखेंगे हम कि while I was wondering about it all, Amhamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." मतलब कि वो देखता है कि एमहमल जो है वो अपने चेयर के पास जाते हैं, उसको खिसका कर उस पर बैठते हैं और कहते हैं, जितनी पोलाइटली उन्होंने फ्रांस से कहा था कि फ्रांस वेयर वर यू, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, द चैप्टर वी वर बिगनिंग विदाउट यू, उतने ही पोलाइटली वो सारे बच्चों से कहते हैं कि माई चिल्ड्रेन, मतलब मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई सेल गिव यू, मतलब कि ये लास्ट लेसन है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज केम फ्रॉम बर्लिन, मतलब बर्लिन से ऑर्डर आया है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेंट। मतलब कह सकते हैं आपकी जो बर्लिन है वहाँ से ऑर्डर आया है कि अब एल्केज और लॉरेंट स्कूल्स में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, मतलब कल नए मास्टर आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू वेरी अटेंटिव, मतलब ये आपका लास्ट चैप्टर है, लास्ट फ्रेंच लेसन है जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आप लोग काफ़ी पोलाइटली और डिसिप्लिन वे में बैठकर बहुत ही अटेंटिव होकर कंसंट्रेट कर कर सुनिए। फिर व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ओह द wretches दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। मतलब वो कहते हैं कि वो कहता है फ्रांच कि व्हाट अ थंडर क्लैप, लाइक बिजली 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 तड़कना तो सब लोग जानते हैं। दिस वर्ड्स वर टू मी, वो एकाएक मतलब सरप्राइज हो जाता है ये बात सुनकर। ओ द wretches दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, मतलब कि जब वो आता है वहाँ से तो वो देखता है बुलेटिन बोर्ड के पास जो नोटिस लगी होती है टाउन हॉल के पास, वो सोचता है ओह तो क्या यहाँ पर इसलिए ही इतनी भीड़ लगी थी, वहाँ पर क्या ऐसा नोटिस बोर्ड पर लगा हुआ था, माई लास्ट फ्रेंच लेसन। ये फ्रांस सोच रहा है कि दिस इज माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मतलब बहुत
कोशिश करने के बाद मैंने सीखा इस लेसन को, और मैंने ये सीखा इसे कैसे लिखना है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। अब मैं नया इकाई इतना जल्दी नई तैयारी नहीं कर सकता। मीन्स ही वॉन्ट टू से इन हिज लैंग्वेज that the French, anyhow he has prepared the French language and he is able to write now, but suddenly the order comes and they say that now French will be not taught in their chapters. So he is getting surprised that now how will I prepare the German so fast. I must stop there then. Oh, how sorry I was not learning. So, oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds, eggs, or going sliding on the shore. My books that had seemed such a nuisance a while ago. मतलब वो कहना चाहता है, फ्रांस यहाँ पर कहता है कि ओह सडनली फ्रेंच विल बी नॉट टीच्ड इन आवर स्कूल, एम हेमल विल बी नॉट प्रेजेंट एंड आई वॉज नॉट टेकिंग केयर अबाउट दिस चैप्टर। मीन्स आप कह सकते हैं कि फ्रांस कहता है कि मैंने इस लैंग्वेज पर बिल्कुल भी केयर नहीं किया। जब सर पढ़ाते थे तो मैं इसमें कहता है कि मैं स्लाइडिंग के लिए चला जाता था या फिर बर्ड्स के एग्स लेने चला जाता था। सो यहाँ पर वो मतलब एक तरह से कह सकते हैं ही इज़ फीलिंग अशेम्ड ऑन हिम। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूजेंस अ व्हाइल एगो, सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप। मतलब वो कहता है कैसे कैसे करके मैंने अपनी बुक्स से लगाव लगाया था। जैसे होता है ना, कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश, यू आर प्रिपेयरिंग एनी चैप्टर एंड सडनली यू थिंक्स दैट नो फिजिक्स इज नॉट सो मच बेटर, आई थिंक केमिस्ट्री, और यू आर इंटरेस्टेड इन इंग्लिश। सो सेम थिंग हियर फ्रांस इज सेइंग। वो फ्रांस भी यहाँ सेम चीज़ करता है, कैसे कैसे करके मेरा लगाव लगा था ग्रामर से, हिस्ट्री से, अब मैं सडनली इन सबको कैसे छोड़ सकता हूँ। सो वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, मतलब उसके दोस्त बन चुके थे वो बुक्स। एंड एम हेमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। मतलब वो कहता है कि जैसे जब वो ये सुनता है कि एम हेमल अब हमें नहीं पढ़ाएंगे, वो चले जाएंगे, तो वो जो एम हेमल के बारे में सोचता था, जैसे एम हेमल ने उन्हें डांटा, स्कूल किया, कितने मतलब आप कह सकते हैं ना कि जब कोई टीचर आपको डांटता है तो आप लोग कहते हैं ना, अरे यार बड़ा अखड़ू है। सेम थिंग इज़ हियर। मतलब वो जितनी उसकी फीलिंग ऐसी थी उनके लिए, वो सब तुरंत ऑन द स्पॉट ही फॉरगेट एवरीथिंग, वो सारी बातें भूल जाता है। फिर आगे हम देखेंगे, इसमें कहता है कि पुअर मैन, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes and now I understood। फिर वो कहता है कि अब मुझे समझ में आया कि स्कूल में इतनी शांति क्यों है, क्यों एम हेमल इस तरह से ड्रेसअप हुए हैं, ठीक, और क्यों विलेजर्स आकर पीछे बैठे हैं। why the old men of the village were sitting there in the back of the room। So it was because they were sorry too that they had not gone to school more। मतलब वो कहना चाहता है कि जो विलेजर्स पीछे बैठे थे वो भी आकर यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं उनको भी गिल्टी फील हो रहा है कि हमने फ्रेंड्स के ऊपर इतना केयर नहीं किया, दिस वॉज नॉट फेयर व्हाट दे डिड। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। मतलब फ्रांस कहता है कि जो विलेजर्स पीछे आकर बैठे हैं शांति से, वो एक तरह से उनका वे है, मतलब वो अपने तरीके से जो एम हेमल जो कि टीचर हैं उन्हें मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि दे आर गिविंग अ ब्लेसिंग्स। दे आर ओल्ड, विलेजर्स आर ओल्डर देन एम हेमल, सो दे आर गिविंग देयर ब्लेसिंग दैट ही हैज़ हाउ पोलाइटली ही हैज़ डन हिज ड्यूटी। कितने अच्छे से, कितने फेथफुल वे में उन्होंने अपनी सर्विस की, ये चीज़ यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ दिस आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। मतलब कि वो सब सोच ही रहा था फ्रांस, तब तक उसका नेम उसको सुनाई देता है कि उसका नेम बुलाया जा रहा है। अब उसका टर्न था रिसाइट करने का। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पार्टिसिपल्स का होमवर्क मिला था एम हेमल के द्वारा सभी बच्चों को, जिसे फ्रांस ने प्रिपेयर नहीं किया था। मैंने पहले ही आपको ये बात बता चुकी है। सो व्हाट कुड आई
not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through. जैसा अभी अभी मैंने बताया कि पार्टिसिपल्स के ऊपर होमवर्क मिला था जिसको फ्रांस ने प्रिपेयर ही नहीं किया. इवन ही हैज़ नॉट ओपन द बुक एंड नॉट अ सिंगल वर्ड ही हैज़ प्रिपेयर्ड फॉर पार्टिसिपल्स. वही यहाँ पर कहा जा रहा है. फिर कहता है कि वेरी लाउड एंड क्लियर and without one mistake, but I got mixed up on the words and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. मतलब अब वो जब जाता है वहाँ खड़ा हो जाता है. जैसे अभी आप लोग स्कूल में गए, किसी टीचर ने सडनली आपको खड़ा कर दिया. He asked you a question, you have not prepared it. He said that come in front of everyone and just recite that what I have teach now or before. You will suddenly feel ashamed that हो इतने लोग के सामने बुला दिया गया मुझको, कैसे अब मैं इनको समझाऊं, मुझको तो कुछ आ ही नहीं रहा है. द सेम थिंग इज हैपनिंग विद फ्रांस हियर. ठीक. फिर वो कहता है कि आई हर्ड एम हेमल से टू मी आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस यू मस्ट फील बैड एनफ. मतलब वो सुनता है, उसको सुनाई देता है कि एम हेमल जो है वो कहते हैं कि फ्रांस मैं तुम्हें स्कूल डांटूंगा नहीं. क्यों नहीं डांटेंगे ये भी अभी आपको हम बताते हैं कि जैसे कह रहे हैं कि आई विल नॉट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस यू मस्ट फील बैड, ताकि तुमको बुरा न लगे. इसलिए वो फ्रांस को बुरा न लगे इसलिए वो डांटना नहीं चाहते हैं. और वैसे भी उनका लास्ट डे है स्कूल में. सी हाउ इट इज़ एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्व्स बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम आई विल लर्न इट टुमारो. मतलब फ्रांस यहाँ एम फ्रांस से कहते हैं कि सी देखो कैसा है ये स्थिति, इस समय की स्थिति कैसी है. हम लोग हमेशा कहते थे कि अरे बहुत टाइम है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कर ही लेंगे. जैसे आप लोग सोचते हैं ना, जैसे एग्जामिनेशन का अगर आप ले लें, इस समय बोर्ड आ रहा है आपका, बाकी के मंथ बीतते गए, अरे आज क्या पढ़ूँ यार, कल पढ़ लूँगा. द सेम थिंग हियर एम हेमल इज टेलिंग टू द फ्रांस. ओके. सो अब आगे देखिए, इसमें कहते हैं कि एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट. दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेज शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इज इट यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट you can neither speak nor write your own language. Sorry to say, your own language, not you are your own language. And yet you can neither speak nor write your own language. But how are not the worst? Poor little France, we have all a great deal to reproach ourselves with. मतलब वो कहते हैं कि देखो ना कैसी परिस्थिति आ गई है कि तुम लोग कहते थे, हम लोग हमेशा ये सोचते थे कि बहुत टाइम है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कर ही लेंगे प्रिपेयर. और अब देखो ये स्थिति है कि आज के डेट में आप अपने लैंग्वेज, अपने फ्रेंच लैंग्वेज को लिख भी नहीं सकते. यू आर नॉट नोइंग इवन अ मेन पॉइंट्स और यू कैन सी इवन अ सिंगल पॉइंट, जस्ट लिटिल बिट ऑफ पॉइंट. लाइक 5 उंगलियां हैं, इसमें से सिर्फ आप अभी इस उंगली का सिर्फ आधा पार्ट फ्रांस के बारे में जानते हो. ये कहना चाहते हैं एम हेमल. रेस्ट यू आर नॉट नोइंग एंड यू आर नॉट एबल, यू आर नॉट कैपेबल ऑफ राइटिंग फ्रेंच. ठीक. फिर आगे कहते हैं कि योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस एनफ टू हैव यू लर्न. दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मील्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी. एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो. हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? मतलब फ्रांस यहाँ पर एम फ्रांस से कहते हैं कि देखो इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है जो कि तुम लोग को पढ़ने नहीं देते हैं. फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं ना कि जैसे आप पुअर पर्सन्स का एग्जांपल लें, वो लोग होते हैं ना कि बच्चों को काम पे लगा दें ताकि कुछ पैसा और अर्न हो सके. तो वही सेम थिंग यहाँ पर एम हेमल फ्रांस से कह रहे हैं कि आपके पापा या आपके फैमिली मेम्बर्स आपको काम पे लगा देते थे कि थोड़ा लिटिल मोर मनी गेन करने के लिए. और मैं सिर्फ आपके फैमिली को ही ब्लेम नहीं कर सकता, वो खुद को भी ब्लेम करते हैं, क्योंकि मैंने भी कितनी बार तुम लोगों को
फ्लावर्स में पानी डालने के लिए, मतलब जो फ्लावर्स वो लगाए थे उसमें पानी डालने के लिए भेज देता हूँ। ये नहीं सोचता हूँ कि चैप्टर पढ़ाऊँ या एक्सप्लेन करूँ। कितनी बार मुझे फिशिंग करने जानी होती थी तो मैं छुट्टी कर देता था आप लोगों की। मतलब वो ऑल, मतलब कहते हैं पुरानी चीज़ों को रियलाइज कर रहे हैं, व्हाट ही डिड द मिस्टेक विद देयर स्टूडेंट्स एंड फॉर एवरीवन, आई कैन से दैट, ओके ना। तो अब आगे देखेंगे, देन फ्रॉम one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful. अब जो होता है कि एम हेमल हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि लेकिन कुछ भी कहिए, फ्रेंच लैंग्वेज वॉज वेरी ब्यूटीफुल, और वी कैन से दैट बहुत ही अच्छा था, पढ़ाने में इजी था। लेकिन अब आप एग्जांपल लीजिए, जैसे सडनली आप हिंदी लैंग्वेज, यू आर वेल ट्रेंड इन हिंदी, आप हिंदी में अच्छे से बात कर रहे हो और सडनली आपसे कह दिया जाए कि नो, नाउ फ्रॉम टुडे यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली, यू विल फील लिटिल बिट, आप कह सकते हैं ना कि लिटिल बिट आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो थोड़ा गिर जाएगा कि अरे यार मैं अब तक हिंदी बोलता था, सडनली मुझको इंग्लिश बोलने के लिए कहा जा रहा है। द सेम थिंग हियर एम हेमल इज डिस्क्राइबिंग और टेलिंग टू देयर स्टूडेंट्स, ओके। अब आगे आप देखेंगे, आपको आगे पढ़ाते हैं हम यहाँ। तो आप देखिए यहाँ पर जैसा कहा गया है, लैंग्वेज इन द वर्ल्ड द क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिकल दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, बिकॉज व्हेन अ पीपल आर enslaved as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. मतलब यहाँ पर एम हेमल डिस्क्राइब करते हैं कि जो लैंग्वेज है द क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिकल, जो फ्रेंच लैंग्वेज था वो बहुत ही क्लियर था, मोस्ट ही ईजी था प्रिपेयर करने के लिए, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, जो कि हमने प्रिपेयर किया और अब हम इसे जल्दी भूल नहीं सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि बिकॉज व्हेन अ पीपल वर इंस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। अब सडनली, इससे आपको एक एग्जांपल देते हैं, आप ले लीजिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आप हिंदी में बोल रहे हो, ठीक, आप हिंदी में बातें कर रहे हो, सडनली आपके ऊपर प्रेशर आ जाए या फिर सडनली आपको बैन कर दिया जाए कि अब आपको हिंदी नहीं बोलना है, इंग्लिश बोलना है, तो जैसे लगेगा ना कि जेल में बंद कर दिया गया। प्रिजन, यहाँ प्रिजन का मतलब क्या है, प्रिजन इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द जेल, जेल के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, प्रिजन का मतलब ये है, ठीक। Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, I think to that. मतलब अब क्या होता है, एम हेमल जो है कि वो चैप्टर शुरू कर देते हैं, ग्रामर बुक खोलते हैं, बच्चों को पढ़ाने लगते हैं और फिर वो ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी आई थिंक टू दैट, फिर भी वो जब बुक पढ़ाते हैं तो भी वो कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज इज सो इजी वगैरह, ठीक। आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद so much patience. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. After the grammar, we had a lesson in writing that the M. Hamel had new copies for us written in a beautiful round hand. मतलब कि इसमें कह रहा है फ्रांस कि जब वो बुक पढ़ाते हैं बहुत ही केयरफुली, पहले तो पढ़ाते हैं, फिर वो कहते हैं सो मच पेशेंस इट सेम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू। मतलब जैसे आप एग्जांपल लीजिए, टीचर्स क्या कहते हैं, जैसे अब कोई गलती कर दो तो टीचर कहता है ना कि अरे मैं आपको यहाँ आपकी भविष्य बनाने के लिए आया हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास जितना है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। सेम थिंग यहाँ पर फ्रांस सोच रहा है एम हेमल के बारे में कि जैसे लग रहा है कि कोई पुअर पर्सन है और वो जितना जानता है वो सब हम लोग को देना चाहता है। ही वॉन्टेड टू गिव अस ऑल द थिंग वॉट एवर ही इज नोइंग। ये यहाँ पर फ्रांस एम हेमल के बारे में सोच रहा है। सो फ्रांस एल्केस दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, hung from everyone set to work, and how quiet it was. The only sound was scratching of the pens over the paper once some beetles flew in. But nobody paid any attention to them.
नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, मतलब यहाँ पर कहता है वो कि छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे क्लास लोअर अपर फर्स्ट सेकंड ऐसे लेवल होता है स्कूल में, तो वो कहता है कि सिर्फ हम ही नहीं, छोटे बच्चों ने भी इतना केयर नहीं किया। वो पढ़ाते समय पेंसिल पेंसिल का स्केच करना ब्लैक बोर्ड या डेस्क कह सकते हैं, अपने डेस्क पे कॉपीज पे, मीन्स टाइम पास करना। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि टाइम पास करते थे, वो भी इसे सीरियसली नहीं लेते थे। ओके, were some few battles, but nobody paid attention to them. Not even the littlest ones who worked right on tracing their fish hooks as if that was French. Two, on the proof the pigeons cooked very low. And I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? मतलब अब यहाँ पर जो फ्रांस होता है वो सोचता है कि सडनली ऐसा ऑर्डर आ गया जर्मन कि फ्रांस नहीं पढ़ाना है, अब जर्मन पढ़ाया जाएगा। तो वो सोचता है क्या अब ये जो पीजेंट्स हैं, जो बर्ड्स हैं, इनको भी बोला जाएगा जर्मन में स्पीक करने के लिए। इवन दे विल नॉट बी फ्री टू स्पीक इन देयर वर्ड्स। यहाँ पर ये ऐसा फ्रांस सोच रहा है, क्या इनको भी फोर्स किया जाएगा दैट यू हैव टू स्पीक इन जर्मन। Whenever I looked up from any writing, I saw Amhammer sitting motionless in this chair and gazing first at one thing, that another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. मतलब जैसे कोई टीचर स्कूल छोड़ रहा है, ठीक, उसने काफ़ी साल से पढ़ाया है उस स्कूल में, काफ़ी समय से। एज एन एग्जाम्पल आप ले लीजिए एम हेमल का। एम हेमल क्या है, वो 20 ईयर्स, फ्रॉम 20 ईयर्स ही वॉज टीचिंग इन दिस स्कूल। तो अब जब वो स्कूल छोड़ना है, वहाँ पर कोई दूसरा टीचर अपॉइंट होने वाला, तो वो एक बार फ्रांस नोटिस करता है कि एम हेमल जो है कुछ समय के लिए दरवाजे को, तो कुछ समय के लिए विंडो को, फिर कुछ समय के लिए क्लास चेयर्स और स्टूडेंट्स को ऐसे देखते हैं कि जैसे वो अपने माइंड में बैठाना चाहते हैं कि मैं यहाँ था तो ऐसा था। ठीक, ओके। फिर आगे आप देखेंगे फ्रांसी फॉर 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. मतलब 40 साल से, for 20 years which I told there that was wrong. Here is 40 years. Okay, 40 years he had been there in the same place. मतलब 40 साल से, you should expect 40 साल, not 20 years, 40 years. He has spent 40 years there in that school, in that garden. He was sitting, teaching from 40 years. तो ये सब अपने जो गार्डन्स का है, क्लास का जो चेयर टेबल, वो सब अपने माइंड में ही वांट टू सेट अप दैट ही शुड नेवर फॉरगेट about that place, with his own garden outside the window and his class in front of him. Just like that, only the desk and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hopvine that he had planted himself twined about the windows to the roof. How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room, packing their trunks for they must leave the country next day. मतलब यहाँ पर जो एम अहमद हैं वो देखते हैं कि कैसे उनकी सिस्टर्स और उनकी फैमिली मेम्बर्स अपना बैग पैक कर रहे हैं, और वो लोग कल, मतलब टुमारो दे विल लीव द कंट्री, वो कल के कल कंट्री छोड़कर चले जाएंगे। तो ये सब देखकर एम हेमल को काफ़ी बुरा लगता है। ठीक, फिर बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी फास्ट। आफ्टर द राइटिंग ही हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बो बू। मतलब जो कि आप यहाँ पर कह सकते हैं आफ्टर द राइटिंग ही हैड अ लेसन इन हिज हिस्ट्री एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर। मतलब लिखने के बाद उनके हिस्ट्री में एक चैप्टर था, उसी समय बेबीज जो हैं वो चैंटेड मीन्स बोलती हैं, या आप कह सकते हैं रोते हैं ना बच्चे सब, सेम थिंग। बा बी बो बू, ये उनके रोने का अंदाज बताया गया है इस तरह। ठीक,
Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. You should spell the letters with them. You should. You could see that he too was crying. Here his voice trembled with emotions, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. How well I remember it, the last lesson. मतलब यहाँ पर जो है कि वो फ्रांस जो नोटिस करता है कि एम हैमल जो है वो भी काफ़ी उदास हैं, और पीछे बैठे जो हाउजर हैं जो कि प्राइमर लेकर बैठे हुए हैं वो भी काफ़ी उदास हैं, एंड इवन ही इज़ क्राइंग, और जिस तरह वो रो रहे हैं, द वे ही इज़ क्राइंग आफ्टर सीइंग दैट दे सम्स आर लाफिंग, एंड आप कह सकते हैं कि फ्रांस को लगता है कि हंसी आने लगती है उनके वे, जिस वे से वो रोते हैं, लेकिन फिर वो भी काफ़ी, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो वेरी सैड बिकॉज नाउ ही विल नॉट बी रेडी टू टीच, और he is going to learn new things about German because the new German teacher will be appointed the next day. ठीक, उसके बाद देखेंगे at all at once the church clock struck 12. Then the Angelus, at the same moment the trumpets of the Prussian returning from drill sounded under our windows. M. Hamel stood up very pale in his चेयर. आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो फ्रांस था जब वो स्कूल आता है तो मैंने आपसे पहले ही बताया था कि वो सॉमिल जो कि लकड़ियाँ काटने की जगह होती है, ठीक, सॉमिल, वहाँ पर वो देखता है कि कुछ प्रूशियन सोल्जर्स हैं जो परेड कर रहे थे, दे वर प्रिपेयरिंग परेड, और फिर वो देखता है कि 12 जो क्लॉक है यहाँ पर इस लाइन में डिस्क्राइब किया गया है, इस लाइन में, कि जो चर्च का जो क्लॉक था उस पर सडनली 12 बज जाता है, और देखता है कि जो प्रूशियन सोल्जर्स हैं वो अब सॉमिल से वापस लौट रहे हैं, और जब वो निकलते हैं साउंडेड अंडर रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज. एम हैमल स्टूड, मतलब तुरंत एम हैमल खड़े हो जाते हैं उनके साउंड सुनकर, वेरी पेल इन हिज चेयर, और इतना टॉल मैंने उनको कभी नहीं देखा था. दिस Franz want to say. Okay, my friend said he. But something checked him. He could not go on. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, "Vive la France." Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. मतलब अब आप इस लाइन में देखिए, जैसे कि यहाँ से और यहाँ तक इसमें डिस्क्राइब किया जा रहा है कि जो फ्रेंड्स थे सेड आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन. अब जो है मैमल होते हैं वो चेयर पे खड़े होते हैं और एक छोटा पीस ऑफ चॉक लेते हैं, जाते हैं ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं वीव लॉ फ्रांस. वीव लॉ फ्रांस मतलब आप समझें, वीव लॉ फ्रांस का मतलब यहाँ पर है लीव लॉ फ्रांस, मतलब जो फ्रांस है लीव लॉन्ग मतलब ज़्यादा समय तक रहे, लीव लॉ फ्रांस. वीव लॉ फ्रांस मीन्स लीव लॉन्ग फ्रांस. दैट एम हैमल रिटर्न, और फिर एम हैमल चौक रखते हैं और बहुत ही सैड मूड और पोलाइटली वो कहते हैं कि नाउ you can go, the school is dismissed. So that's all for today. अब आप हमारा नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे जिसमें हम इसी चैप्टर से रिलेटेड वर्ड मीनिंग्स, जो कि इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं और कुछ क्वेश्चंस जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, विल बी डिस्कस्ड इन माय नेक्स्ट चैप्टर. एट द लास्ट अगेन आई वांट टू से, जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि उन तक हमारे नए वीडियोस पहुंच सकें. सो बाय बाय गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक एंड गुड डे फॉर यू.